शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ में। खराब ग्लोबल संकेत की वजह से आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी में 2.5% यानी 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। आईटी मेटल शेयरों पर सबसे ज्यादा बिकवाली हावी रही, वहीं ऑटो, ऑयल, गैस, फार्मा शेयरों पर भी काफी दबाव रहा। मार्केट में आज के पूरे एक्शन की डिटेल दे रही है मानसी दवे। बिल्कुल बेहद ज़्यादा कमज़ोर कारोबार बाजार में देखने को मिला और क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था, सोमवार और मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन से शुरुआत करना चाहूँगी। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में जब हफ्ते की शुरुआत हो रही थी, बाजार ने थोड़ा परफॉर्म किया। मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन बेहद अच्छा दिखा, अच्छे खासे लेवल्स पर कामकाज दिख रहा था। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में काफ़ी मूवमेंट्स थे, पॉजिटिव मूवमेंट्स थे और स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी कुछ हो रहा था। लेकिन उसके विपरीत ये गुरुवार का सेशन है। रातों रात हमने देखा अमेरिकी बाजार बुरी तरह से टूटते हुए दिखे। इन्फ्लेशन का खतरा जो कि लगातार यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स में भी है, विदेशी बाजार में भी उसी का खतरा देखने को मिला। उसी के तर्ज पर हमने देखा डाउ देखे, एस&पी, नैस्डैक, हर तरफ कमजोरी ही कमजोरी थी। उसके बाद याद कीजिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स भी आते हुए दिखे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स में हॉकिश स्टांस था। ये भी कहा गया 100 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक्स आने वाले दिनों में भी होते हुए दिख सकते हैं। एक इमरजेंसी रेट हाइक तो हम देख ही चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें थी एफआईएस की सेलिंग इंटेंसिटी, जिसने बाजार का मूड बेहद खराब कर दिया। अनुमान था कि शुरुआत कमजोरी के साथ होगी, वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा। जब बाजार खुले लाल निशान के साथ, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़ दें, आईटीसी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता है, लेकिन आज वो स्टॉक ने सभी को बीट करते हुए बाजार की इतनी कमजोरी में परफॉर्म कर दिखाया। आईटीसी में हरे निशान के साथ ट्रेड्स थे, लेकिन उसके अलावा निफ्टी 50 के सारे 49 स्टॉक्स जो हैं लाल निशान के साथ कामकाज दिखा रहे थे। जब बाजार क्लोज हुए तब भी आईटीसी के अलावा डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक था, क्योंकि दिन के दौरान डॉक्टर रेड्डीज के भी नंबर्स आए, नंबर्स काफी अच्छे थे और इसी का असर था जिसके चलते हमने डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी देखी और पावर ग्रिड में हल्की सी तेजी नजर आई। इसके अलावा तमाम स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव रहा। मिड कैप में भी इक्के दुक्के स्टॉक्स को अगर छोड़ दे, जहां पर कुछ हद तक परफॉर्मेंस दिख रही थी, बिकवाली ही सबसे ज्यादा हावी होती हुई दिखी और दिन के दौरान हमने मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी भारी गिरावट ही देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखें, जाहिर सी बात है कोई भी सेक्टर नहीं था जो परफॉर्म कर रहा था, बिकवाली ही बिकवाली हर सेक्टर हर पॉकेट में नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा गिरावट जो है आईटी स्पेस से देखी हमने। हाईएस्ट फॉल निफ्टी आईटी में हमने 1 अप्रैल 2020 के बाद ये देखा, काफी ज्यादा गिरावट हावी होती हुई, सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, फार्मा, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ लाल निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिला। दिन की क्लोजिंग जब हुई, वीकली एक्सपायरी पर जब कटी, तो वहां पर भी हमने भारी बिकवाली के साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लाल निशान के साथ क्लोजिंग देखी। कल नई एक्सपायरी, नई सीरीज की इनफैक्ट शुरू होती हुई दिखेगी। देखना ये होगा कि कल के दिन बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं। अब हम आपको बताते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के वेल्थ में जोरदार इजाफा हुआ है। कंपनियों का प्रदर्शन भी बढ़िया रहा है। कितनी बढ़ी है इन लोगों की दौलत, ये सब बातें बताएंगे हमारी साथी पूजा त्रिपाठी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, युद्ध की आपदा के बीच एक अवसर मिला है और दोनों ही ग्रुप मालामाल हो चुके हैं। अगर इनकी बात करें इन ग्रुप्स की, तो युद्ध के बाद गौतम अदानी का जो कुल नेटवर्थ है वो 106 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। करीब 25 बिलियन डॉलर का इजाफा वहां पर हुआ है। मुकेश अंबानी की भी जो कुल नेटवर्थ है वो करीब 90 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरीके से ये आंकड़ा बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और वो फ़ायदा इस वजह से हुआ है क्योंकि अगर हम ग्लोबल कमोडिटी के दाम में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा वहाँ पर भी देखने को मिला, जिससे कारोबार से जुड़ी ये दोनों ही कंपनियां हैं। कोयले की कीमतें $400 प्रति टन के रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर अभी भी कायम है और इसके अलावा फॉसिल फ्यूल को लेकर भी निर्भरता बढ़ रही है। और इसी से जुड़ा देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों ही ग्रुप को फ़ायदा भी हो रहा है। अदानी ग्रुप में अगर बात करेंगे तो उसके लिए आगे ग्रोथ के ट्रिगर भी काफ़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया में कार्माइकल माइन के विस्तार पर काम अभी भी जारी है और ग्लोबल कोयला मांग इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो भारत में कोयला खदानों का एमडीओ ऑपरेटर यानी कि माइनिंग एंड डेवलपर ऑपरेटर है अदानी। इसके अलावा पोर्ट पर वॉल्यूम में भी मजबूती कायम ही देखने को मिल रही है
और चौथी तिमाही की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस के मुनाफे में करीब 30% का उछाल भी देखने को मिला था। अब आता है अंबानी ग्रुप की कंपनियों में, तो रिलायंस ने हमने देखा कि मार्च तिमाही में शानदार नंबर्स देखने को मिले थे। 60% जो आय आती है इनकी ऑयल रिफाइनरिंग और पेट्रोकेम से आती है, जिसमें कि हमने देखा कि एक इजाफा देखने को मिला और मुश्किलों में फंसे क्रूड ऑयल कार्गो को सस्ते भाव पर भी खरीदा है इनकी कंपनी ने। इसके अलावा रिफाइनिंग फैसिलिटी के मेंटेनेंस को फिलहाल टाल दिया है। औसत जीआरएम रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं इन दोनों ही ग्रुप के लिए, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इस कमज़ोर ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी ये दोनों ग्रुप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों की जो नेटवर्थ है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। मुनाफा 262 करोड़ रुपए से घटकर 87.5 करोड़ रह गया। वहीं आय अगर देखी जाए तो 4,728 करोड़ से बढ़कर के 5,436 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। एबिटा की बात करें तो ये 1124 करोड़ से बढ़कर के 1298 करोड़ रहा, जबकि मार्जिन 23.7% से बढ़कर 23.8% हो गया है। और अब रुख करते हैं मारुति का। मारुति फिलहाल हरियाणा प्लांट में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाने जा रही। ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित से खास बातचीत में मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव ने ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई और कहा कि इससे डिमांड पर असर पड़ सकता है। आपका क्या एनालिसिस, आपको क्या लगता है कि क्या वो डिमांड साइड पे हिट करेगा? और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम पूरी इंडस्ट्री फेस कर रही है, क्या उससे उबरने में आपको लगता है कि अगला क्वार्टर, उसके अगला क्वार्टर किस तरीके का एनालिसिस? देखिए, सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम तो अब काफ़ी समय से चली आ रही है और इस साल भी चलेगी। तो उसका जो नतीजा निकलता है वो ये है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं वो लिमिट हो जाती हैं और जो पूरी कस्टमर डिमांड है वो हम मीट नहीं कर पाते। तो वो चीज़ लगता है इस साल चलेगी। हालांकि हमारी उम्मीद ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी पहले आई थी। तो प्रोडक्शन इस साल हमारा बढ़ेगा ज़रूर। जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, ये अभी हाल में एकदम से उभर के ऊपर आ गया है और सब जगह यही देखा जाता है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट भी आरबीआई कुछ बढ़ाया है, कुछ और बढ़ाएगी, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। कस्टमर की बहुत से कस्टमर्स जो मार्जिनल काइंड ऑफ कस्टमर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, बिकॉज उनको खाना पीना तो करना ही है, तो बाकी चीज़ों के लिए पैसे कम बचेंगे। तो कार्स में और बहुत सी कमोडिटीज़ में डिमांड विल फॉल। कितना होगा ये आगे चल के देखना होगा। और आखिरी में सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसलिए मैं समझना चाहूँगा क्योंकि आपके प्लान्स हैं और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल में कुछ वाक़ये सामने आए ईवी केस में, जो इंसिडेंट सामने आया जिसमें आग लगने की दोपहिया वाहनों में जो खबरें आई, क्या वो किसी तरीके का एक कंसर्न रेज करता है? हालांकि सरकार अपनी तरफ से एहतियातन कदम उठा रही है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर का रिस्क हो सकता है और ज़्यादातर जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, बैटरी के मैन्युफैक्चरर्स, कार के मैन्युफैक्चरर्स, वो पूरी कोशिश करते हैं कि उस रिस्क को वर्चुअली ज़ीरो कर दिया जाए। बट अभी नई चीज़ शुरू हुई है हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से टू व्हीलर्स की। यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स भी कुछ अभी नए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको और उनके सप्लायर्स को उतना अभी जो एहतियात के रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी क्या टेक्नोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, क्या सिस्टम्स फॉलो करने चाहिए, पूरे डेवलप हो नहीं पाए हैं। तो वो कंसर्न ज़रूर है, उसमें सरकार भी कर रही है, कंपनियों को भी करना है कि आगे चल के ऐसे वाक़ये नहीं हों। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जुनैद के साथ समीर दीक्षित, ईटी नाउ स्वदेश। जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य दोनों के पास जीएसटी कानून को बनाने का बराबर का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बाध्य नहीं है। जीएसटी पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर हमारे दो सहयोगी दानिश आनंद और प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, दर्शकों को आसान भाषा में इसकी पूरी डिटेल समझाएं कि क्या है फैसला।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी को लेकर एक काफ़ी अहम जजमेंट पास करी है और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जीएसटी काउंसिल के जो डिसीजंस होते हैं उसके चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है, वो अपने इनपुट्स बिल्कुल दे सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक अहम फैसला सुनाया है और ये जो मामला था वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एक कंपनी के चलते हुए मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के 2020 के वर्डिक्ट को अपहोल्ड करा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जहाँ तक जीएसटी काउंसिल की बात आती है, जीएसटी काउंसिल जिस तरह के डिसीजंस लेता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, वो चाहे तो अपनी तरफ से वो इनपुट्स दे सकते हैं। ये मामला काफ़ी पुराना था, लगभग 2 साल पुराना मामला था। तो एक तरह से ये एक लैंडमार्क जजमेंट भी हम कह सकते हैं कि जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर जजमेंट आज पास करा है। थैंक यू दानिश ये जानकारी देने के लिए। अब प्रकाश, मुझे आपसे जानना है कि जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है, इस फैसले का आधार क्या है? और जैसा कि दानिश बता रहे थे कि ये पूरा मामला काफ़ी पुराना है, तो मुझे ये पूरा मामला आप समझाएं। साथ ही साथ मुझे ये भी जानना है कि अगर राज्य सरकार को भी केंद्र के बराबर ही हक है कानून बनाने का, तो ऐसे में जीएसटी काउंसिल का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना रह जाता है? देखिए, पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी से संबंधित कोई आदेश नहीं दिया है जिसका जिक्र आप कर रही थी या मेरे सहयोगी कर रहे थे। ये दरअसल एक फैसले के आलोक में इंटरप्रिटेशन है कि जीएसटी के जो भी जीएसटी काउंसिल के जो भी फैसले होंगे या जो रिकमेंडेशंस होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये फैसला दरअसल एक आईजीएसटी के मसले में दिया गया था, जो कि मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक मामला था, जो कि सी रूट से जो आप सामान मंगा रहे हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, उनको 5% आईजीएसटी देना है। और आईजीएसटी लेने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। इसको संबंधित कंपनी ने चैलेंज किया था। गुजरात हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में ये फैसला भी दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में अपील की थी और उस फैसले को, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सही साबित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उस आलोक में ये कहा है कि जो जीएसटी का काउंसिल के जो फैसले हैं वो फैसले यूनिलैटरली, ये जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो है उसको माने। वो एडवाइजरी नेचर में होंगी, वो एक सजेशन है जिसको कि केंद्र और राज्य सरकारें चाहे तो नहीं मान सकती हैं। अब इससे और इस बात को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी आधार दिया है कि जो जीएसटी एक्ट है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो इसको मानने के लिए बाध्य हैं। वो जीएसटी के कायदे के हिसाब से अपने लॉ भी पास कर सकते हैं जीएसटी से संबंधित। मतलब ये कि अगर जीएसटी काउंसिल ने किसी प्रोडक्ट पर 28% का जीएसटी लेने का फैसला किया तो कोई संबंधित राज्य जो है वो उसी दायरे में रहते हुए उससे कम जीएसटी लेने का भी फैसला कर सकती है। ये इसका मतलब हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि इसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, इसका बैकग्राउंडर क्या है? तो एक और अहम मसला है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पिछले पार्लियामेंट सेशन में कई अपोजिशन पार्टीज ने यह सवाल उठाया था कि आखिर जीएसटी काउंसिल जो है वो कैसे पार्लियामेंट से ऊपर हो सकती है, उसके फैसले कैसे बाध्यकारी हो सकते हैं। ये एक काफी अहम मसला है क्योंकि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। इस मसले को लेकर इस पर सवाल उठाए गए थे। अब इस फैसले के बाद, इस इंटरप्रिटेशन के बाद इसमें एक अस्पष्टता आ रही है। लेकिन सवाल ये उठेगा कि जैसे मान लीजिए जीएसटी काउंसिल ने कोई फैसला लिया और दिल्ली सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है, तमिलनाडु मानने को तैयार नहीं है, पश्चिम बंगाल मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ज्यादातर फैसले अभी तक जीएसटी काउंसिल के अंदर जो हुए हैं वो आम सहमति से हुए हैं, वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर इसकी जरूरत आती है और कुछ राज्य सरकारें इसके अगेंस्ट में चली जाती हैं, फिर वो अपने हिसाब से अपने कानून बना लेंगी। तो अब इसमें यह बात दिलचस्प है कि फिर जीएसटी का फायदा क्या होगा, वन नेशन वन टैक्स कैसे रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी तक वित्त मंत्रालय का इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प है कि केंद्र सरकार इस मसले को लेकर कैसे आगे जाती है और क्या सुप्रीम कोर्ट से फिर से इस बात में संपर्क किया जाएगा कि क्या इसके बारे में फिर से विचार करे और जो मौजूदा बदलाव किए जा सकते हैं क्या उसको भी करने के बारे में सोचा जाएगा। तो अभी कुछ आने वाले कुछ दिन काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्त मंत्रालय के इस बारे में क्या कहना है।
और अब बात करते हैं मानसून की। अंडमान और बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने के बाद मानसून आगे बढ़ रहा है। मानसून के 27 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किन किन राज्यों में मानसून कब दस्तक देने जा रहा है। मानसूनी हवाओं की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ बंगाल की खाड़ी में बारिश शुरू हो गई है। इस साल इन इलाकों में मानसून 7 दिन पहले ही एक्टिव हो चुका है। इसी वजह से केरल में मानसून जल्दी दस्तक देने जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ। परफॉर्मर ऑफ द मंथ। सर वो काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट पेंडिंग इंक्रीमेंट कहाँ भागे जा रहा है? तो सीढ़ी देख रहे हो? इस सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। उस कल का इंतजार करो माय बॉय रोहन। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL बिजनेस लोन सिर्फ 24 घंटे में पैसा आपके बैंक में, सिंपल प्रोसेस और फ्लेक्सिबल टर्म्स। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। सेविंग्स अकाउंट में FD वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि SIP करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। We try to invest in more on share market than on FD. डाइवर्सिफिकेशन इज द वे ऑफ लाइफ। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, पर वहाँ पे उतना रिटर्न भी मिलता है। वो जो हारना नहीं जानते, हर क्षेत्र को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छू के पीछे नहीं देखते। मंजिल सिर्फ एक, देश का विकास तेजी से, वो गूंज है इंडिया की। हमारे साथ बनो जागरूक, समझदार और काबिल। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। जाके ग्रोसरी लेने में टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए ज़्यादा मैं ऑनलाइन प्रेफरेंस ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा है, काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। हार्डली किसी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो कि फिजिकली हमें कुछ देखना है, काफ़ी इजी हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग से हम लोग घर में बैठे बैठे सब चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ हुआ है, सिनेरियो चेंज हुआ है परचेजेस का। हमारे घर प्रोडक्ट आ जाता है एंड वी कैन रिटर्न द प्रोडक्ट, जो कि हमें नॉर्मल प्रोसेस में नहीं मिलता। आपके सपनों की जिंदगी है बस एक निवेश दूर। अगर आपको घर खरीदना है तो मौजूदा समय बहुत अच्छा है, आपके पास सबसे कम ब्याज दरें हैं, फायदा उठा लेना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की ख्वाहिश, जो आपकी जायदाद है उसको आपको कैसे समझदारी से अपने बच्चों के बीच में बांटना चाहिए। आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजादी की ओर ले जाता है हमारा खास शो ET मनी। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए ET Now स्वदेश पर।
महंगाई की मार से धराशायी बाजार, निफ्टी करीब 450 अंक गिरकर बंद। सेंसेक्स में 1400 अंकों से ज्यादा की गिरावट, सभी सेक्टर्स में दिखी बिकवाली। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगा बैन हटाया, 23 मई से हटेगा बैन। फैसले से घरेलू बाजार में खाने के तेलों के दाम में आ सकती है कमी। ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम जारी, डाउ फ्यूचर्स में 250 अंकों की गिरावट, यूरोप के बाजारों में भी 2% तक की कमजोरी। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली, निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% फिसला, इन्फोसिस, एम्फेसिस, कोफोर्ज में 5 से 6% की कमजोरी। बाजार की भारी गिरावट में भी चमका आईटीसी, अच्छे नतीजों से शेयर करीब 3% बढ़कर 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचा। डॉक्टर रेड्डीज के अच्छे नतीजे, आय अनुमान से ज्यादा लेकिन इम्पेयरमेंट खर्च के चलते मुनाफा उम्मीद से कम। कंपनी के को चेयरमैन जीवी प्रसाद ने कहा, आगे की ग्रोथ के लिए निवेश इंटीग्रेशन पर फोकस। खराब नतीजों के बाद ल्यूपिन 7% से ज्यादा फिसला। कंपनी के एमडी नीलेश गुप्ता ने कहा, अमेरिका में कीमतें घटने और महंगाई से नतीजों पर दबाव, लेकिन दूसरे बाजारों में मजबूत ग्रोथ। जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश मानने पर राज्य सरकार बाध्य नहीं। जीएसटी पर कानून बनाने को लेकर केंद्र राज्य का समान अधिकार। लग्जरी वॉच रिटेलर ईथॉस के आईपीओ का दूसरा दिन, इशू अब तक करीब 44% भरा, प्राइस बैंड 836 से 878 रुपए। और आखिरी दिन पारादीप फॉस्फेट का आईपीओ 0.25% भरा, कंपनी की 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। बाजार औंधे मुंह आ गिरा है और अब भी इसके संभलने के कोई खास संकेत नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में भारी कमजोरी है और डाउ फ्यूचर्स ये संकेत दे रहे हैं कि आज रात जब अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो भी लाल निशान में ही रहेंगे। यूरोप भी कमजोर है। दुनिया भर के बाजारों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है महंगाई, और रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंची ये महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। कितनी मुश्किलें बढ़ाएगी ये महंगाई और शेयर बाजार की आगे की चाल पर इसका कितना असर पड़ेगा, ऐसे ही अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज हम शो में। मेरे साथ हैं दो खास मेहमान, वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बोलिंजकर साहब और कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज आखिरकार बाजार में हुआ क्या, कौन कौन से सेक्टर्स से में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला और गिरावट के इस दौर में कौन से शेयर हरे निशान पर बंद हुए। मार्केट में आज के एक्शन की पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, बेहद ज़्यादा कमज़ोर कारोबार बाजार में देखने को मिला और क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था, सोमवार और मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन से शुरुआत करना चाहूँगी। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में जब हफ्ते की शुरुआत हो रही थी, बाजार ने थोड़ा परफॉर्म किया। मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन बेहद अच्छा दिखा, अच्छे खासे लेवल्स पर कामकाज दिख रहा था। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में काफ़ी मूवमेंट्स थे, पॉजिटिव मूवमेंट्स थे और स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी कुछ हो रहा था। लेकिन उसके विपरीत ये गुरुवार का सेशन है। रातों रात हमने देखा अमेरिकी बाजार बुरी तरह से टूटते हुए दिखे। इन्फ्लेशन का खतरा जो कि लगातार यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स में भी हैं, विदेशी बाजार में भी उसी का खतरा देखने को मिला। उसी के तर्ज पर हमने देखा डाउ देखे, एस&पी, नैस्डैक, हर तरफ कमजोरी थी। उसके बाद याद कीजिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स भी आते हुए दिखे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स में हॉकिश स्टांस था। ये भी कहा गया 100 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक्स आने वाले दिनों में भी होते हुए दिख सकते। एक इमरजेंसी रेट हाइक तो हम देख ही चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें थी एफआईएस की सेलिंग इंटेंसिटी, जिसने बाजार का मूड बेहद खराब कर दिया। अनुमान था कि शुरुआत कमजोरी के साथ होगी, वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा। जब बाजार खुले लाल निशान के साथ, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़ दें, आईटीसी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता है, लेकिन आज वो स्टॉक ने सभी को बीट करते हुए बाजार की इतनी कमजोरी में परफॉर्म कर दिखाया। आईटीसी में हरे निशान के साथ ट्रेड्स थे, लेकिन उसके अलावा निफ्टी 50 के सारे
सारे के सारे 49 स्टॉक्स जो हैं लाल निशान के साथ कामकाज दिखा रहे थे। जब बाजार क्लोज हुए तब भी आईटीसी के अलावा डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक था, क्योंकि दिन के दौरान डॉक्टर रेड्डीज के भी नंबर्स आए, नंबर्स काफी अच्छे थे और इसी का असर था जिसके चलते हमने डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी देखी और पावर ग्रिड में हल्की सी तेजी नजर आई। इसके अलावा तमाम स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव रहा। मिड कैप में भी इक्के दुक्के स्टॉक्स को अगर छोड़ दे, जहां पर कुछ हद तक परफॉर्मेंस दिख रही थी, बिकवाली ही सबसे ज्यादा हावी होती हुई दिखी और दिन के दौरान हमने मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी भारी गिरावट ही देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखें, जाहिर सी बात है कोई भी सेक्टर नहीं था जो परफॉर्म कर रहा था, बिकवाली ही बिकवाली हर सेक्टर हर पॉकेट में नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा गिरावट जो है आईटी स्पेस से देखी हमने। हाईएस्ट फॉल निफ्टी आईटी में हमने 1 अप्रैल 2020 के बाद ये देखा, काफी ज्यादा गिरावट हावी होती हुई। सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, फार्मा, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ लाल निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिला। दिन की क्लोजिंग जब हुई, वीकली एक्सपायरी पे जब कटी, तो वहां पर भी हमने भारी बिकवाली के साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लाल निशान के साथ क्लोजिंग देखी। कल नई एक्सपायरी, नई सीरीज की इनफैक्ट शुरू होती हुई दिखेगी। देखना ये होगा कि कल के दिन बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं।